गुड मॉर्निंग। जोहार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास थर्ड का हमारी दुनिया पर्यावरण अध्ययन का चर्चा करने जा रहे हैं के बारे में। जैसे ये क्या है, एक वृक्ष है ना। इसमें दादा दादी, छोटे चाचा, बुआ, बड़े चाचा, बड़ी चाची और इस साइड नाना नानी, माँ, पापा, मौसा, मौसी और मामा जी। इस वृक्ष को हम लोग परिवार वृक्ष कहते हैं। परिवार वृक्ष में परिवार के सभी रिश्तों को दर्शाता है। जैसे इस वृक्ष में जितने भी रिश्ते हैं सभी एक परिवार से हैं और ये संयुक्त परिवार कहलाते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, छोटे चाचा, इससे आगे छोटे चाचा, इसके बाद बुआ, बड़े चाचा, बड़ी चाची, है ना। इसके बाद पिताजी। दूसरे से ले लीजिए नाना नानी, इनसे फिर आ गए माँ, मौसी जी, मामा जी। अब ये पापा मम्मी या पिताजी और माँ, इनसे आ गए इनका पुत्र, जैसे रघु, और चंचला। यहाँ कहने का अर्थ ये हुआ कि ये पूरा परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। जबकि परिवार दो प्रकार का होता है, एक परिवार संयुक्त परिवार और दूसरा एकल परिवार। जब संयुक्त परिवार में सभी कोई आते हैं, दादा दादी, नाना, फूफा, मौसा मौसी, माँ, पापा, रघु, चंचला, ये सभी कोई आते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है एकल परिवार। एकल परिवार में पिताजी
और माँ के बाद इनके बच्चे यानी कि रघु और चंचला, ये जो सदस्य आते हैं 4, ये एकल परिवार कहलाते हैं। एकल परिवार में माँ और पिताजी के अलावा उनके बच्चे आते हैं। अगर एकल परिवार में माँ, पिताजी, माँ, रघु और चंचला के अलावा कोई एक सदस्य और जुड़ जाते हैं, जैसे उनके चाचा, बुआ, मामा, तो ये संयुक्त परिवार हो जाएगा। ये जब जुड़ जाते हैं कोई एक, तो ये संयुक्त परिवार बन जाते हैं। ठीक है, कोई भी एक, लेकिन ये जब है तो ये सिर्फ एकल परिवार है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे संयुक्त परिवार वृक्ष के बारे में समझ गए, संयुक्त परिवार के बारे में समझ गए, एकल परिवार के बारे में हम लोग समझ गए हैं ना। इसके बाद इसमें कुछ दिया हुआ है पक्षी के बारे में, कुछ पक्षियों के बारे में दिया हुआ है। जैसे कौवा, मैना, तोता, कबूतर, चील, ये पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं इसके बारे में चर्चा किया गया। तो ये पक्षी अपना घोंसला घास, पत्ता और बाल, टहनियों से अपना घोंसला ये बनाते हैं। सबसे घोंसला बनाते हैं ये पक्षी। घोंसला अपना सिर्फ अपने अंडे देने तक बनाते हैं। अंडे देने के बाद अगर ये घोंसला जैसे बनाते हैं ऐसे, तो ये इसमें अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद जब अंडा फूट के उससे बच्चा बाहर आ जाता है, तो ये फिर घोंसले को ये पक्षी छोड़ देते हैं, इस पे वो नहीं रहते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत बात कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, वह कौवा के घोंसले में ही अपना अंडा देते हैं, अपना अंडे देते हैं, और कौवा ही इसके अंडे को सेते हैं, इन्हें फोड़ते हैं। इनके बाद इनका सेने के बाद काम इन कौवों का ही होता है। कोयल के अंडे का सेने का काम कौवों का होता है। उसके बाद एक होता है कठफोड़वा। ये पक्षी है कठफोड़वा। कठफोड़वा जो पक्षी होता है वो अपना घोंसला एक मोटे तने में अपने लंबी लंबी चोंच से खोद खोद कर अपना घोंसला बनाते हैं। कठफोड़वा तने में अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है कुछ पक्षी होते हैं जैसे चील, गिद्ध, बाज, कौवा, ये मांसाहारी है। ये क्या कहते हैं, मरे हुए जानवरों को खाकर
वातावरण को साफ करते हैं। जितने भी जानवर मर जाते हैं उनको चील, गीद, बाज और कौवा खाकर वो वातावरण को साफ करते हैं। ठीक है, इनके अब आ गया ये मैं क्लास थर्ड के का बता रहा हूँ, बस इसमें इतनी ही बातें लिखी हुई है। उसके बाद इसमें एक कंपोस्ट के बारे में चर्चा किया गया है। कंपोस्ट लोग क्या करते हैं अपने खेत पे, मान ले मेरा खेत है, इसमें जो भी वो साग सब्जी लगाते हैं या लत वगैरह लगाते हैं, कद्दू, कोहड़ा, कोई भी फसल लगाते हैं, तो लगने के बाद जब वो फसल हो जाता है तो इन लतों को वो उखाड़ कर एक जगह इकट्ठा करके खेत में आग लगा देते हैं। तो आग लगा देने के बाद क्या होता है, इसका सारा जो भी कंपोस्ट होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, वो जल कर राख हो जाता है। तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए कि कंपोस्ट बनाने के लिए खेतों का सारा उखाड़ा हुआ राख को खेत के एक कोने में गड्ढा करके इसी में डाल देना चाहिए, और इसके ऊपर जो मिट्टी का थोड़ा सा लेयर देना चाहिए ऊपर से, और इसमें थोड़ा सा पानी देना चाहिए ताकि इसमें नमी बना रहे। और ये कुछ दिन बाद लगभग 2 महीने के अंतराल में ये कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है। ये कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। कंपोस्ट में क्या क्या चीज़ और किस मात्रा में विद्यमान रहता है, जैसे कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये मौजूद रहते हैं। कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अन्य और भी रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन 1.2 से 1.4% तक मौजूद रहते हैं नाइट्रोजन। पोटास 0.4 से 0.6% तक मौजूद रहते हैं। ये फास्फोरस, पोटास हो गया 1.5 से 1.8% तक मौजूद रहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि इसको जो जला देते हैं राख बन जाता है। ये सारा चीज़ जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये जल का राख बन जाता है। पर अगर इसी को हम एक खेत के कोने पे गड्ढा करके अगर कंपोस्ट बना लें तो कंपोस्ट में हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिल जाता है, और भी अन्य मिलते हैं। इन सभी को बाद में खोद कर इन्हीं खेतों में दे दिया जाए तो इसकी मात्रा इसमें विद्यमान होती है, जिससे फसल का पैदावार बढ़ जाता है। जैसे नाइट्रोजन 1.2 से 1.4% तक मिलता है। उसके बाद फास्फोरस 0.4 से 0.6% तक। इसके बाद पोटास 1.5 से 1.8% तक प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलिए, पोटास भी हो गया, नाइट्रोजन के बारे में हो गया, एक चीज हो गया, और एक बात इसमें बहुत कीमती दिया है कि खाना कैसे बनाया जाता है। खाना इसका है सलमा गई शादी में, तो इसी पार्ट में दिया हुआ है क्लास 3 का, सलमा गई शादी में। तो ये खाना कैसे इसमें बनाता, वो देखी थी खाना। सलमा जब शादी में गई तो शादी में पार्टी में जब खाना बन रहा था तो वहाँ देख रही थी। तो खाना बनाने का विधि मुख्यतः इसमें 3 ही दिया गया है। एक क्या है, तल कर, दूसरा उबाल कर, और तीसरा सेंक कर, है ना। बुक में तल कर, उबाल कर और सेंक कर, ये 3 ही बुक में दिया गया है। तल कर, उबाल कर और सेंक कर खाना बनाने का ये 3 विधि। पर और एक भी है जो है भून कर। ठीक है, तो खाना बनाने की टोटल ये 4 विधि है, तल कर, उबाल कर, सेंक कर और भून कर। चलिए इसके आगे और इस बुक में खाना बनाने के बाद
एक लिपि के बारे में बताया गया है। वो लिपि अमन के बारे में दिया हुआ है कि अमन एक लड़का था, वो किसी कागज के खुदरे कागज में अपना हाथ फेर कर पढ़ाई करते हैं। अमन है ना, इस टाइप का दिया है कि अमन अपना खुदरे कागज में हाथ अपना फेर कर, जैसे कि ऐसे ऐसे हाथ को सहला कर फेर कर वो पढ़ाई करते हैं। इसके बारे में दिया है कि ये क्या कर रहे हैं। तो देखिए दरअसल बात है, इसमें एक लिपि के बारे में बताया गया है। जैसे अंधों के पढ़ने के लिए ब्लाइंड नेम, जिसको ब्रेल लिपि, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। ब्रेल लिपि के बारे में, ये ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया है क्या, लुई ब्रेल ये कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के, ठीक है। लुई ब्रेल ये फ्रांस के निवासी थे। ये बचपन में ही अपने पापा के औजार से इनका आँख खराब हो गया था। बचपन में ही पापा के औजार से इनका आँख खराब हो गया था। 3 साल की उम्र में इनका आँख बचपन में खराब हो गया था। पर इनको पढ़ने के प्रति बहुत रुचि थी, तो ये बहुत रुचि होने के कारण इन्होंने एक तरीका खोजा पढ़ने के लिए, जिसका नाम ब्रेल लिपि कहा गया, कहा गया या ब्रेल लिपि इसका नाम पड़ा, ठीक है। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज में उभरे हुए होते हैं। जैसे कि ये कलम से जोर से आप इस पे पंच करते हैं तो इसका अपोजिट साइड देखिएगा कि छूने से खुरदरा लगता है ना, तो इसी से इसे खुरदरा लगता है और इसी को वो बाद में छूकर पढ़ते हैं, जिसी का नाम ब्रेल लिपि पड़ा। ये ब्रेल लिपि जो खुदरा होता है वो 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये 6 बिंदुओं पर ही आधारित है। ये आजकल पढ़ने का ये इन लोग इस लिपि से आज लोग पढ़कर डिग्रियां भी लेते हैं और साथ साथ वो जॉब भी लेने लगे, यानी सर्विस भी लेने लगे, ठीक है। वो सर्विस भी करने लगे, डिग्री भी लेने लगे और सर्विस भी लेने लगे अब, ठीक है। तो ये ब्रेल लिपि के बारे में दर्शाया गया था। ये कहानी लुई ब्रेल का है, इसलिए इसका नाम लुई ब्रेल, इसका नेम के कारण इसका नाम ब्रेल लिपि पड़ा है और आज भी ये लोग इस लिपि से पढ़ाई करते हैं। चलिए लुई ब्रेल के बारे में देखिए। इसका खुदरा होने के कारण एक मैं बता रहा हूँ, किताब से ही दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये लुई ब्रेल। ए 1 बिंदु, बी 2 बिंदु है ना, सी 2, डी 3, ई 2 है ना। ये इस तरह करके इसको ये छू के आराम से इसको पढ़ते। ये लुई ब्रेल है ना, क्लास 3 का हमारी दुनिया पुस्तक से लिया गया है। इसके बाद मैं आपसे और कुछ बताना चाह रहा हूँ।
दिया हुआ है जिन पक्षी, है ना, जिन पक्षी या जानवर के कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं और उनके खाल में बाल होते हैं, है ना, तो ये बच्चे देते हैं। या जिन जानवर, बोलिए, जिन जानवर के कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं, बाहर की ओर दिखाई देते हैं और खाल में बाल, खाल पर बाल होते हैं, तो ये बच्चे देते हैं। और जिन जानवर के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, और उनके शरीर में बाल नहीं होते हैं, तो वे अंडे देते हैं। ठीक है। दूसरा, अब हम आ जाते हैं आपका एक मधुमक्खी पर। रानी मधुमक्खी एक कहानी बोल के है, उसी में मधुमक्खी। अब हम मधुमक्खी पे आ जाते हैं। तो मधुमक्खी में चैप्टर पे दिया हुआ है कि मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे शहद, है ना, या फिर इसको मधु भी बोल सकते हैं, मधु, शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या प्राप्त होता है, शहद। मधुमक्खी का छत्ते में मधुमक्खी के लिए सबसे अच्छा फूल कौन सा होता है जिससे वो शहद प्राप्त करते हैं, तो होता है करंज, ठीक है, और लीची का फूल। लीची, ये करंज और जौ है, ये जौ, करंज और लीची के फूल से मधुमक्खी का शहद ज्यादा मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसका पालन का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर होता है। इस समय ये अंडे देते हैं। मधुमक्खी क्या करते हैं, अंडे देते हैं, तो इसीलिए इस समय पालन के लिए ये उचित समय होता है। और अच्छा, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है। रानी मधुमक्खी का कार्य है अंडा देना। इनका काम क्या है, अंडा देना, ठीक है। सिर्फ इसका एक ही काम है, रानी मधुमक्खी का अंडे देने। मधुमक्खी के छत्ते में नर मधुमक्खी होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है, ये निठल्ले होते हैं। नर मधुमक्खी का कोई काम नहीं होता है। और मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियाँ होती है, जो मधुमक्खियाँ क्या करती है, सारा काम करती है, ये सारा कार्य ये करती है। जैसे रस लाना, उसके बाद छत्ता का निर्माण करना, है ना, छत्ता का निर्माण करना। उसके बाद ले लिया जो बच्चे देते, अंडे देते, अंडे फूटने पर जो बच्चे होते हैं, इनका बच्चे का पालन करना, ये सारा काम इन मधुमक्खियों का ही है। छत्ते में पालन करना, ये इनका ही काम है। और सबसे प्रमुख बात है कि मधुमक्खी जो डंक मारता है या डस्ट, मधुमक्खी किसी को डंक मारता है, तो उनके डंक में एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक है, एमिनो एसिड।
हम लोगों का एग्ज़ाम के व्यू से सबसे जरूरी एमिनो एसिड, करण जो लीची के फूल, अक्टूबर और दिसंबर के महीने, ये मुख्य मुख्य बातें हैं। इसमें और एक है, अगर इस मधुमक्खी के छत्ता में ये मधुमक्खियाँ ना रहे जो काम वाली मधुमक्खी होते हैं, तो सारा मधुमक्खी इसमें से भूखे मर जाएंगे, क्योंकि काम तो इन्हीं को करना है। रानी तो करती नहीं है, नर मधुमक्खी तो करते नहीं है, है ना। तो ये अगर छत्ते में ना रहे तो भूखे मर जाएंगे। नर मधुमक्खी इसमें कोई खास काम नहीं करते हैं। मधुमक्खियों के साथ साथ चींटी का भी ऐसा ही एक कहानी है। चींटियाँ हमेशा झुंड में रहती है। कैसे रहती है? झुंड में रहती है चींटियाँ। इसमें भी रानी चींटी अंडे देती है। इसमें भी एक रानी चींटी होती है, चींटियाँ जो अंडे देती है। मधुमक्खी में सिपाही नहीं होता, पर रानी चींटी के झुंड में एक सिपाही भी होता है। सिपाही इनका काम है बिल का ध्यान रखना। मान ली एक बिल है, बिल से आगे बहुत सारे चींटी जा रहे हैं, तो बिल के पास ये सिपाही चींटी मौजूद रहेंगे। ये बिल में निगरानी करेंगे, ये दूसरा चींटी तो कहीं इसमें आके दूसरे का तो घुस तो नहीं ले रहा है, तो उसका ध्यान रखती है, वो बिल का ध्यान रखती है। चींटियों में होता है काम करने वाली चींटियाँ। काम करने वाली चींटियाँ, ये चींटियाँ क्या करती है कि अपना भोजन ढूंढकर ये बिल तक लाती है। ठीक है, ये चींटियाँ अपना भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। इसी तरह दीमक, आप लोग सुने होंगे और देखे भी होंगे, और तितैया भी समूह में रहते हैं। ये भी समूह में रहते हैं। इसके साथ साथ और एक दिया गया है इसमें, इस बुक में, ये क्लास 4 का है। ये क्लास किसका है? ये क्लास 4 का है। क्लास 4 का हमारी दुनिया। इसके बाद एक टिकट के बारे में बताया गया है इसमें, है ना। यात्रा ऋचा की टिकट के बारे में। टिकट में क्या क्या चीज़ अंकित रहता है, क्या दर्शाया रहता है ना। टिकट में क्या होता है, तो देखिए, जैसे ट्रेन के टिकट, ट्रेन के टिकट में ट्रेन का नंबर होता है, ट्रेन का नंबर लिखा होता है, ट्रेन का एक नंबर। दूसरा, सफ़र शुरू होने की तारीख, सफ़र शुरू तारीख। तीसरा, वर्थ एवं डिब्बे का नंबर, ये लिखा होता है। चौथा, उसमें दूरी, सफ़र करने में कितना दूरी है टोटल, वो दूरी किलोमीटर में लिखा होता है। ये मीटर में नहीं लिखा होता, ये किलोमीटर में लिखा होता है। पांचवा, इसमें किराया कितना लिया गया, वो किराया भी लिखा होता है। छठा, चढ़ने का स्थान, यात्री किस स्थान से ट्रेन में चढ़ेंगे, वो भी चढ़ने का स्थान भी लिखा होता है। और छठा के बाद सातवां, उतरने का स्थान, उतरने का स्थान ये दिया रहता है। यानी कि ट्रेन के टिकट पे टोटल 7
क्लास 4 के हमारी दुनिया की पुस्तक में दिखाया गया है, उसमें बताया और समझाया गया है ट्रेन टिकट में। देखिए मैं आपको टिकट का दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए इधर है, यहाँ पे ये देखिए है ना, शुभ यात्रा हैप्पी जर्नी। इसमें ये दिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ रहता है कि कितना बॉकी नंबर है, कितना नंबर है, कितना पैसा लगा, कितनी दूरी है ना, कब कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा ट्रेन है, ट्रेन का नाम है ना, ये सारा इसमें अंकित रहता है। तो इसमें क्या क्या रहता है ट्रेन के टिकट में? ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने का तारीख, किस तारीख से सफ़र शुरू उनका होगा, वर्थ और डिब्बे का नंबर, दूरी किलोमीटर में, किराया कितना है, चढ़ने का स्थान, साथ साथ उतरने का स्थान। ये आपका ट्रेन के टिकट के बारे में है। इसके आगे मैं और बताता हूँ आपको। एक महत्वपूर्ण है हमारा नंदू हाथी। है ना, नंदू हाथी या हाथी के बारे में इसमें एक सेकंड में आपको हाथी के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हाथी के बारे में बताया गया है इसमें। हाँ, हाथी का रंग कैसा होता है? स्लेटी या भूरे, है ना, स्लेटी भूरे या स्लेटी या भूरे बोलिए, स्लेटी भूरे, यह हाथी का रंग है। इसका हाथी हमेशा झुंड में 10 से 12 हाथी, 10 से 12 हाथी और हथनियाँ रहती हैं। एक झुंड में 10 से 12 हाथी और हथनियाँ रहती हैं, हथनियाँ दोनों इसमें रहते हैं। झुंड का जो सबसे बुजुर्ग होता है, सबसे बुजुर्ग हाथी या हथनी, बुजुर्ग हथनियाँ, हथनी, बुजुर्ग हथनी इस झुंड का नेता होती है। इस झुंड का नेता सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। हाथी दिन भर में 100 किलो पत्ते खाते हैं। झाड़ियाँ, पत्ते, एक दिन में ये 100 किलो झाड़ी या पत्ते हाथी दिन भर में खाते हैं। हाथी दिन भर में 24 घंटा, दिन भर में बोला जाए दिन और रात में, तो ये 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। 2 से 4 घंटा। एक सेकंड, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ये आ गया। हाथी 2 से 4 घंटा ही दिन वो सोते हैं, उनका सोने का टाइम 2 से 4 घंटा है। हाथी को कीचड़ बहुत पसंद है। हाथी को क्या पसंद है? कीचड़ और पानी। कीचड़ और पानी, हाथी को ये बहुत पसंद है, कीचड़ और पानी। ये अधिकतर इनको कीचड़ और पानी में खेलने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो हाथी होता है, इसका उम्र, ये हाथी 10 से 14 से 10 नहीं बोलिए, 14 से 15 साल, 14 से 15 साल की उम्र में ये अपना झुंड छोड़ के निकल जाता है। झुंड से 14 से 15 साल का हाथी झुंड छोड़ के वो अकेले चले जाते हैं, वो अकेले फिर रहते हैं, अकेले चले जाते हैं। ठीक है, हाथी का हथनी बोला जाए, हथनी, हथनी का दूध पतला होता है।
हथनी का दूध कैसा होता है? पतला होता है, पर ये बड़ी गुणकारी होता है। जो होता है ना, ये बड़ी गुणकारी होता है। हथनी का दूध पतला होता है, ये बड़ी गुणकारी होता है। कैसे? तो गाय से 2 गुना अधिक इसमें प्रोटीन होता है। गाय का दूध से इसमें 2 गुना अधिक हथनी के दूध में प्रोटीन पाया जाता है, या प्रोटीन होता है। गाय के दूध के मुकाबले हाथी के दूध में 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। ये कहानी थी हथनी की। झुंड में देखिए, हाथी का रंग स्लेटी होता है। ये झुंड में 10 या 12 हाथी और हथनियाँ रहती है, जिसमें सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वो झुंड की नेता होते हैं, है ना। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। हाथी दिन भर में 100 किलो झाड़ी या पत्ते खा जाते हैं। हाथी दिन भर में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी दिन भर में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी जो होता है वो 14 से 15 साल तक अपने झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। हथनी का जो दूध होता है वो बड़ी गुणकारी होता है। वो एकदम पतला और पनीला सा होता है। पतला और पनीला सा हाथी का दूध होता है। गाय की दूध के मुकाबले में हथनी का दूध 2 गुना इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। किसमें? हाथी में प्रोटीन, हथनी के दूध में प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे और 1 मिनट। हाथी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, है ना। हाथी के बारे में, हथनी के बारे में। अब हम लोग आ गए अपने पड़ोसी राज्य, है ना, बिहार। बिहार का एक जिला है, कौन सा? मधुबनी, जिसकी यहाँ पे पेंटिंग, है ना, चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध है। चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसको मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, ये मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। ये उत्सवों में और अवसरों में घर की दीवारों और आंगन में जब इनके यहाँ का ये घर होता है ना, तो इसमें ये चित्रकारी करते हैं अपने। कब चित्रकारी करते हैं ये? उत्सव और उत्सवों में, या कोई शादी ब्याह कर दीजिए, है ना। छोड़िए उसको, शादी को हटाइए, उत्सव ही लिखिए। उत्सव में ही इनके यहाँ ज़्यादा पेंटिंग घरों में किया जाता है। पेंटिंग ये घर में भी और आंगन में भी करते हैं। ये पेंटिंग बनाते कैसे हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। चावल के घोल में फूलों के मतलब रंग बोलिए, फूल से लिया जाता है रंग। या तो अब तो रंग आ गया, चावल के घोल में रंग से बनाते हैं, लेकिन चावल के घोल में फूल का रंग से बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य बिहार का जिला मधुबनी है, यहाँ चित्रकला, है ना, मधुबनी पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध है। उत्सव के अवसर पे यहाँ घरों की दीवारों में, है ना, घरों की दीवारों में या आंगन में पीसे हुए चावल का घोल में रंग मिलाकर किसका रंग? फूलों के रंग को मिलाकर ये बनाए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, तो ये मधुबनी पेंटिंग हो गया। इसके बाद एक छोटा सा और दिया हुआ है मधुबनी पेंटिंग के बाद, पास पड़ोस की
लड़कियां, दोनों की शादी का उम्र शादी का उम्र, लड़के का शादी उम्र 21 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष। ये उम्र दिया हुआ है लड़कियों का 18, शादी का उम्र 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष, ये दिया हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं कुचाई सिल्क के बारे में, है ना। कुचाई सिल्क के बारे में इसकी एक कहानी छोटी मोटी दी हुई है, इसको हम लोग अब पढ़ते हैं। तो कुचाई सिल्क जो है ये रेशम की एक कहानी है। पुस्तक में सराय केला खरसावां, ये झारखंड का स्थान है। सरायकेला खरसावां में कुचाई प्रखंड में अपने रेशम उत्पादन और बुनाई की कला में पूरे विश्व में विख्यात है। उत्पादन और बुनाई में ये विश्व में विख्यात है ना। इसके बाद दिया हुआ है कि अर्जुन आसोन, है ना, और सहतूत इन्हीं के पेड़ों में अर्जुन आसोन और सहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े अंडे को देते हैं। रेशम के कीड़े अंडों को छोड़ते हैं या छोड़ देते हैं। इन्हीं के पेड़ पर रेशम के कीड़ा का जो अंडा उसको छोड़ दिया जाता है, छोड़ देते हैं। जब अंडे को छोड़ देते हैं तो इन अंडे से लार्वा निकलता है। अंडों से लार्वा निकलता और ये पेड़ के पत्तों को तेजी से खाता है, है ना। ये लार्वा निकलता है मुंह से और अंडों से लार्वा निकलते हैं और पत्ते को तेजी से खाते हैं। मुंह से जो खाते हैं तो इसका मुंह से जो लार निकलता है ना, और उसके शरीर में फैल जाता है, सूखने में खड़ा होकर ये फैल जाता है, जिसे सिल्क कहते हैं। कहा जाता है कि ये लार्वा जो होता है, इसका कीड़ा जो होता है, वो पत्ते को खाते हैं। पत्ते को खाने के साथ साथ ये अपने मुंह से एक प्रकार का लार निकालते हैं, लार है ना, ऐसे करके ऐसे पतला पतला लार निकालते हैं और ये इसी के बीच में रहते हैं, है ना। इसी के बीच में ये रहते हैं, धीरे लार निकालते हैं इस तरह, और ये धीरे धीरे निकलकर वो अपने शरीर के चारों बगल पूरे से फैला लेते हैं। हाँ, इस तरह फैलाने के बाद ये सूखने पे बहुत कड़ा हो जाता है, और इस शक्ल मैंने कड़ा एक रेशम के शक्ल में ये ले लेता है, जिसे रेशम या सिल्क कहते हैं।
है ना। ये रेशम सिल्क कहते हैं। धीरे धीरे इतना वो लार निकालते हैं कि ये अपने ही लार में उलझ कर इसमें बंद हो जाता है। ये कीड़ा जो होता है ना, धीरे धीरे कीड़े जो होते हैं ये अपने ही रेशे से इसमें उलझ कर वो उसमें बंद हो जाते हैं, जिन्हें बंद हो जाते हैं उसको हम लोग कोकून कहते हैं। कोकून, समझ गए। ये रेशम सिल्क कोकून की कहानी समझ गए ना, कि लार्वा आता है। लार्वा जो होता है ये रेशम के कीड़े को हम लोग अंडा को उसमें छोड़ देते हैं। किसका? अर्जुन, आसोन और शहतूत के पौधे में। ये जब अंडे को छोड़ते हैं तो उससे लार्वा निकलता है। लार्वा क्या करता है? पत्ते को बहुत मात्रा में खाते हैं। जब पत्ते को खाते हैं इसके मुंह से एक प्रकार का लार निकलता है। लार जो होता है वो अपने ही उसको घेर लेता है, अपने शरीर में ही उसको घेर लेता है। घेरते घेरते ये रेशम या जो ये तैयार होता है इसको रेशम या सिल्क कहते हैं। ठीक है। ये रेशम सिल्क के कीड़े जब अपने इसी के अंदर बंद हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाता है, तो इसी को हम लोग ये कोकून कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग कोकून कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? फिर इस कोकून को घर में ले जाते हैं लोग कोकून को, और कोकून को गर्म पानी में भिंगाते हैं। भिंगा कर खींच कर इसे खींच कर, ये तो भिंगाएंगे तो गीला हो जाएगा ना, तो खींच कर एक धागा निकालते हैं और उस धागा से सुखाते हैं। धागा को क्या कहते हैं? सुखाते हैं। सुखाने के बाद यही हमारा रेशम का धागा तैयार होता है। ठीक है, इसी से हमारा रेशम का धागा तैयार होता है। इसके बाद रेशम के कीड़े के बाद आज क्लास 4 का रेशम के कीड़े के साथ साथ आज क्लास 4 का हमारी दुनिया पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक यहीं पे समाप्त होता है। मैं कल पुनः फिर क्लास 5 का हमारी दुनिया का पुस्तक का सारांश लेकर आऊँगा। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।